गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। या ध्यान दोगे, लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस में बताए थे कि रिएक्शन का दो फेज होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट, दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में हम लोग देखे कैसे फोटोलिसिस हुआ और किस तरीके से वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ना, और वो H2O को कैसे HO ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से यूज किया गया, वह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में देखे थे। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में देखोगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। तो बायोसिंथेटिक फेज क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन इन दिस फेज डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको लाइट सनलाइट चाहिए नहीं, लाइट एनर्जी चाहिए नहीं रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, वो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ लाइट में होगा, नहीं, वो चलता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है चाहे लाइट हो या नहीं हो। लाइट है तो उसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, यही है। और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज जो कि फूड है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में, ठीक है, या अदर केमिकल्स में। तुमको पता है ग्लूकोज जो है बन तो जाता है लेकिन ग्लूकोज स्टोर नहीं किया जा सकता है ग्लूकोज के फॉर्म में। उस फॉर्म को उसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है, स्टार्च के फॉर्म में उसको आना ही पड़ता है। बात को समझना, जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है थ्रू द फोटोसिंथेसिस वो ग्लूकोज का हुआ, लेकिन ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जा सकता है उसके फॉर्म में। तो फॉर्म को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। कौन सा फॉर्म बनता है? फिर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉर्म बदल देता है। ठीक है, तो यही होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में पूरा। ठीक है, several glucose molecule are transformed to produce one molecule of starch. This process is called polymerization. याद रखना। ठीक है, बहुत सारा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जो है ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? जैसे मतलब केन शुगर हो गया, ठीक है, जिसको कि हम लोग डाइसैकेराइड या डबल शुगर भी कहते हैं। कुछ ऑयल्स में कन्वर्ट कर देता है कुछ प्लांट। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लीफ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या क्या फेवरेबल होना चाहिए लीफ में, क्या क्या लीफ अडेप्ट कर चुका है अपने आप को टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो एडेप्टेशन इन द लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला कि सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए, लार्जर सरफेस एरिया। लीफ का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। लीफ का अरेंजमेंट सही होने का मतलब क्या है? मतलब एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट। ठीक है, लीफ अरेंजमेंट। क्यूटिकल्स एंड अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल्स और अपर एपिडर्मिस, क्योंकि वहीं पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस ज्यादा होता है। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, क्यूटिकल्स है अपर, ठीक है। सो आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली, क्योंकि वहीं पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, प्रेजेंट होता है। वो ट्रांसपेरेंट होना और एक्सपोज होना वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमरस स्टोमाटा। तुमको पता है स्टोमाटा का क्या काम है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, थिकनेस ऑफ लीफ, लीफ ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वो थिन होना चाहिए। जितना थिन होगा लाइट एनर्जी सनलाइट उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी से अंदर जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। ये एक्सटेंसिव वेन सिस्टम इसलिए क्योंकि मेसोफिल सेल को जल्दी से जल्दी क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके सारा का सारा रॉ मटेरियल, इसलिए वेन सिस्टम भी चल रही है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहुंचाएगा तो वेन सिस्टम। ठीक है, किसको? मेसोफिल सेल। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट तुम लोगों को पता है तीन होता है, एक है ग्लूकोज, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है ऑक्सीजन। तो वाटर है, वाटर के बारे में पता है, तो ये जो वाटर जो ये एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको रीयूटिलाइज कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू। ग्लूकोज इमीडिएट कंज्यूम बाय प्लांट सेल, जितना कंज्यूम किया नहीं तो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। कर लिया, ठीक है, कुछ कन्वर्ट कर लिया सुक्रोज में और फैट्स प्रोटीन। ठीक है,
देखो अभी देखोगे तो तीसरा ऑक्सीजन था जो क्या होता है डिफ्यूज आउट हो जाता है थ्रू स्टोमाटा। सबसे ज्यादा प्लांट ही यूज करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है कि फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि कुछ फैक्टर, कहने का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। रेट का मतलब क्या होता है स्पीड, तो फोटोसिंथेसिस के स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दो फैक्टर होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, फिर होता है टेम्परेचर और वाटर कंटेंट। ये चार जो है ये फैक्टर है एक्सटर्नल, बाहर से जो आ रहा है। रोज लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए फर्क पड़ेगा। देखो लाइट इंटेंसिटी जितना फोटोन का बोmbardment होगा, अगर फोटोन का बोmbardment राइज अप होता है तो फोटोसिंथेसिस भी राइज अप होगी, उतने ही स्पीड से क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, लेकिन एक हद तक, ठीक है। कब तक, देखो यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, बट फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, समझ रहे हो। ओनली एंड देन इट गेट्स स्टेबलाइज्ड एट द पॉइंट एस 0.02% ऑफ CO2, ठीक है। यहां पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन देखो, यहां पे क्या होता है, ये स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर ये पॉइंट, बट इफ एट दिस पॉइंट द CO2 concentration is increased, the photosynthesis also increase further and get stabilized, तो दूसरे पॉइंट में कब स्टेबलाइज होगा 0.02% ऑफ CO2, ठीक है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो द बेस्ट टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस एक सुटेबल टेम्परेचर है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। टेम्परेचर राइज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी राइज होता है, लेकिन वो भी एक सर्टेन लिमिट तक। 35 डिग्री सेल्सियस एक बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रेट फॉल करने लग जाता है और 40 तक तो बिल्कुल स्टॉप ही हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर टेम्परेचर राइज करता गया तो प्लांट सेल के अंदर एंजाइम जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्लांट खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लास्ट, अच्छा टेम्परेचर पे ध्यान देना, 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ता है, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगा। क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आया। देखो 20 है प्लस 10 करो 30, तो जितना 20 में हो रहा था उसका डबल नहीं हो जाएगा 30 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ रहे हो। 22 है 32 डबल हो गया, 25 10 प्लस 35 डबल हो गया, तो इसको डबल ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, अचानक से डबल हो गया, वाटर कंटेंट। अच्छा इंटरनल फैक्टर भी, इंटरनल फैक्टर क्या है, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। क्या तुमको पता है क्लोरोफिल, है ना। ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेंस द ड्रॉप ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। अगर डिफिशियंसी होगी क्लोरोफिल में किसी भी चीज की न्यूट्रिशन की, तो वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करना बंद कर देगा, ट्रैपिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, dehydration of protoplasm for some reasons reduce the rate of photosynthesis, ठीक है। और at last structure of leaf, ठीक है। इंपॉर्टेंस पता है फोटोसिंथेसिस का, फूड को प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका रेट 40 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कितना, नहीं 35 तक बढ़ेगा, 35 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। इसका नेगेटिव में भी कुछ होता है, मतलब माइनस नहीं जा रहा है, कहाँ तक पहुंच गया। 35 डिग्री सेल्सियस तक ये पीक है बिल्कुल, इस पे क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हाई है, बिल्कुल बढ़िया सुटेबल है। लेकिन उसके बाद 36, 37, 38, 39, 40 इससे फॉल ऑफ होने लगेगा। 40 तक पहुंचते पहुंचते इसका एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। 35 के बाद फोटोसिंथेसिस होगा, क्वेश्चन होगा, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, 40 के बाद होगा नहीं होगा। उसके बाद 40 डिग्री पे स्टॉप हो जाएगा। समझ गए? Okay, sir. Importance of फोटोसिंथेसिस। देखो, कुछ प्लांट, कुछ डीजल पाइट नाइट के टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए एप्लीकेबल है। night पे रात में। पीपल, लेकिन उसको लाइट के थ्रू नहीं, वो डिफरेंट पाथवे जिसको कि हम लोग CAM पाथवे कहते हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिसमें कि एलोवेरा भी आता है, नीम भी आता है, पीपल भी आता है, तुलसी भी आता है। ठीक है, तो ये CAM पाथवे के थ्रू करता है, सनलाइट के थ्रू नहीं करता है। ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना। ठीक, प्लीज राइट इट डाउन। बोलिए कुछ लिख ठीक है। कौन सा पाथवे? CAM। देखो लास्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, जब साइकिल का वर्ड जहां पे भी यूज हो ना, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन तो हम लोग लिए हैं, किसी भी फॉर्म में लिए हो, और उसको फिर वापस कर दिए। ठीक, इसको हम लोग कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन नेचर से लिए, उसको वापस कर दिए। अब देखोगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को लिया जाता है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज एक्चुअली है क्या, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें कार्बन का अमाउंट होता है। फूड चेन में देखोगे उससे क्या होता है, हार्बीवोर्स, ग्रीन प्लांट्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। मतलब ग्रीन प्लांट को फीड कौन किया, हार्बीवोर, जो किसी पर से ग्रीन प्लांट को फीड करता है, उसको कौन फीड किया, कार्निवोर। उसको मतलब कहने का मतलब वो अगर डेथ, उसका डेथ हो गया तो डिकम्पोजर आता है। तो डिकम्पोजर क्या करता, क्या है कि वो डिकम्पोज करता है। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब सारे न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करता है, इधर उधर करता है। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, वहीं पे कार्बन भी है। मैक्सिमम अमाउंट तो कार्बन ही होता है। ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट क्या करता है, अलग अलग करता है, तो कार्बन वापस कर दिया। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में देखोगे तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सारा का सारा प्लांट एनिमल क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और रेस्पिरेशन का मेन एजेंडा क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना। ठीक, मतलब कि जो फूड इनगल्फ किए हो उसको क्या करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं तो होता है ना। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है ना, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट डीके, तो डीके में वही आ गया डिकम्पोजर, अभी जो बताया। नेक्स्ट इज कंबशन, बर्निंग। तो कंबशन और बर्निंग में क्या होता है, जैसे भी कोई फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, इसको बर्न किया जाता है। तो जब इसको बर्न किया जाता है तो कार्बन कंटेंट
इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी कार्बन कंटेनिंग होता है उस बॉडी के अंदर, या बोले तो उस फॉसिल फ्यूल के अंदर, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है, CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वापस चला गया। लास्ट, हीटिंग लाइमस्टोन। तो हीटिंग लाइमस्टोन इज द सर्टेन amount of carbon dioxide is released during heating of limestone। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन क्या हो रहा है, कहीं वेव्स का क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ठीक है। जहां से ले रहे हैं उसको वापस करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे चैप्टर फोटोसिंथेसिस एंड होता है, ठीक। देख लेना है, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? नहीं सर, वो सब बचा है।